हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के टॉपर भैया के प्यारे यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आप सभी को पता होगा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी बच्चों के लिए, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, सभी बच्चों के लिए 5-5 मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट का देने वाला है। और हम लेकर आ चुके हैं पहला मॉडल सेट। ये साइंस के केमिस्ट्री का पहला मॉडल सेट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पास 5 मॉडल सेट पढ़ना है और आपको फुल का फुल मार्क्स लाना है, ठीक है। तो अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नए बच्चे हैं चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने कम से कम एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। खैर, आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा 1 2 6 000 बोल रहा है कि इसमें से कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हैं। तो आपको बता दें कि कभी भी जब एग्जैक्ट नंबर हो, एग्जैक्ट नंबर यानी कोई फिक्स नंबर जैसे 15, 18, 120, ये सब नंबर में, एग्जैक्ट नंबर में कभी भी सिग्निफिकेंट के रूप में हम लोग जीरो को काउंट नहीं करते हैं ना, यानी कि नॉन जीरो नंबर को ही सिर्फ काउंट करते हैं। तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर कितने हैं, जीरो को नहीं काउंट करना है। तो हम लोग को बचता है मात्र 3 नंबर जो जीरो के अलावे है। तो इसमें से सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पहला का, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, कहने का मतलब कि NaOH में जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट मौजूद है। तो आप पढ़े होंगे परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना है ऑक्सीजन का, तो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम लोग जो एटम रहता है उसका मास ऊपर रखते हैं। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है, आप सभी का आपको पता होगा 16 होता है। कितना होता है, 16। और टोटल मास हम लोग लिखेंगे NaOH का, तो आपको पता होगा सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। जब 23, 1 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। और यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज, इसलिए हम लोग करते हैं 100 से इसको क्या मल्टीप्लाई। अब आपको बनाना तो आता होगा, 0 से 0 गया, 4 4 जा 16 और 10 से 4 गुना करेंगे तो हो जाता है कितना, 40। तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 40। यानी दूसरा का जो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है तीसरा नंबर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जैसे C है और O2 है, तो कार्बन का जो आप लोगों को पता होगा कि जो मास होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का फिर जोड़ेंगे, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन है 2 तो गुना करेंगे 2 से, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका, CO2 का, वो आ जाएगा 44 यूनिट। कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हमारे सामने है 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml aqueous solution इज। आराम से समझना है क्वेश्चन को और कैसे बनाना है वो भी बता रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन हम लिए हैं हूबहू इसी टॉपिक से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो हम अब यहाँ पे निकालने क्या बोल रहा है हमको, मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन का जिस सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH है और वहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया है वो कितना दिया है, 500 ml। आपको पता होगा मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 और डिवाइड करते हैं हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से और यहाँ पे हम लोग इनटू लिखते हैं वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और वो भी किस में, ml में। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब गिवन मास हमको यहाँ पे देख सकते हैं NaOH का दिया है 5 ग्राम, आपको दिख रहा होगा 1000 तो नंबर है। मोलर मास निकालेंगे NaOH का, और अभी हम NaOH का मोलर मास निकालें, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का, यानी मोलर मास होता है 40। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोलर मास की जगह 40 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया है 500 ml। अब इसको हम लोग गुना भागा करेंगे, हम थोड़ा सा आपको दिखा भी देते कैसे करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे क्या, M मतलब मोलर मास। हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, गिवन मास है 5 ग्राम, इनटू लिखेंगे 1000
डिवाइड देंगे मोलर मास, सोडियम का मोलर मास अभी आपको बताएं होता है 40, फिर करेंगे इनटू वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो है 500 ml। फिर देखिए 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 2 आ गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 20 बार में 40, फिर 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी आ गया 1/4। आपका आंसर कितना आ गया 1/4। और आपको पता होगा कि 1/4 कहने का मतलब क्या होता है 0.25। आपको भागा देने तो इतना आता ही होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, यानी 0.25 m का मतलब होता है मोलैरिटी, या फिर इसका जो होता है ऐसा यूनिट मोलैरिटी का वो होता है मोल्स पर लीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिक्स है, इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम हूबहू क्वेश्चन आने वाला है। देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एजी। एजी यानी होता है सिल्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं चांदी। जो सिल्वर का नीचे आपको पता होगा हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा रहता है और ऊपर में हमेशा लिखा रहता है एटॉमिक मास, है ना। तो नीचे एटॉमिक नंबर इसका 47 और एटॉमिक मास इसका है 109, है ना। यानी कि एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, जेड का वैल्यू है आपका 47 और एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ए से, ए का वैल्यू है 109। अब हमको पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि पूछा है एन का वैल्यू, एन मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का ए माइनस जेड। यानी हम लोग एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं घटा देते हैं, यानी कि हम लोग 109 में क्या करेंगे 47 को यानी 47 को घटा देंगे। तो आपको घटाने तो आता होगा, 109 में जब हम लोग 47 को घटाएंगे तब जो हमारा आंसर आएगा वो आने वाला है 62, यानी 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रो, क्या बोल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। कहने का मतलब क्या है कि इन चारों में से कौन ऐसा स्पीसीज है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के साथ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब कि सेम इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन CO में है उतना ही इन चारों में से किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है। तो CO में कितना इलेक्ट्रॉन है पहले वो निकालते हैं, फिर हम लोग इन चारों का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिसका मैच करेगा बोल देंगे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और जब जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही क्या पाया जाता है, आपको पता होगा जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतना ही पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कुछ। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता होगा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 8 और 6 14। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है कितना 14। ठीक, अब इन चारों में से हम लोग देखेंगे कि 14 इलेक्ट्रॉन किसके पास है। पहले HF को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, यानी इसके पास हो गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 10 है यानी 4 घट जा रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब देखेंगे N2, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो 7 और 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि CO और N2 दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, यानी ये दोनों आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6ठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर बोलता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन आर ऑब्टेन। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में, तो बताइए कि वो किस स्पेक्ट्रल सीरीज में आएगा। आप पढ़े होंगे कि 1st ऑर्बिट, 2nd ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट, इस तरह से। 1st ऑर्बिट को हम लोग नाम देते हैं लाइमन सीरीज, 2nd ऑर्बिट को बाल्मर, फिर पास्चन, फिर पी फंड, फिर ब्रैकेट, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं ना। 4th को बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट और 5th को बोलते हैं हम लोग पी फंड। कोई दिक्कत है। आ रहा है ये 1st ऑर्बिट है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है। इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से जंप कर रहा है कहाँ 1st ऑर्बिट में, तो बताइए ये किस सीरीज में आ रहा है, तो लाइमन सीरीज में आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लाइमन, यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग, 8वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CU,
है ना, यानी कॉपर है। बताइए इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो चारों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आता होगा। हम लोग है कॉपर, कॉपर होता है 18 से ज़्यादा, तो हम लोग AR लिखते हैं। AR होता है आर्गन, आर्गन का होता है 18। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, 18। इसके बाद आता है हमारा 4s और फिर आता है आपको पता होगा 3D, है ना। 18 के बाद जितने भी लगभग आएंगे 30 तक, उसका होगा AR 4s 3D। अब AR मतलब हो गया आर्गन, आर्गन में भरे हम लोग 18। अब यहाँ पे बच जाता कितना है, 29 में कितना घट रहा है, 18 तो हम लोग भर दिए, तो 18 भर दिए तो बच रहा है 11, है ना। अब 11 में से आपको पता होगा S में होता है 2, तो 9 में D में कितना भरेंगे, 9 भरेंगे, तब 11 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ D बोलता है कि एक हमको और दे दो, तब हम फुल फील्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 2 और 9 ना भरकर S के पास कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पे D के पास कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने। तो 18 1 19 और 10 29 हो गया ना। तो बताइए इस तरह से आपके किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ गया, लास्ट वन है ना, यही ना है आपका। देखिए आर्गन 18 और 1 19, देख सकते हैं यहाँ पे आर्गन 18 4s1 19 और 10 29, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो 9th नंबर क्वेश्चन है, बोलता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर इन द पेरियोडिक फंक्शन। कहने का मतलब कि जो पेरियोडिक टेबल बना होता है उसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट का होता है वो किसके आधार पर होता है, यानी कि पेरियोडिक टेबल किसके आधार पर बना है। तो आपको पता होगा वो बना है एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द पीरियड्स नंबर क्रॉसपॉन्ड टू दी हाईएस्ट। कहने का मतलब कि जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें जो पीरियड्स होते हैं ना, आपको पता होगा कि उसमें 7 पीरियड होते हैं। आखिर वो किसके आधार पर होता है, तो जो पीरियड होता है ना वो होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर। किस पर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10वां का ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। द इनर ट्रांजिशन मेटल आर प्रेजेंट इन। तो आपको पता होगा कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो F ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन, द एलिमेंट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 5f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। कहने का मतलब कि कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे। तो आपको पता होगा कि कहीं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को 5f तक जा रहा है तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक्टेनाइट्स। क्या नाम देते हैं, एक्टेनाइट्स। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री इज। यानी कहीं हमारा जो ज्योमेट्री है वो पेंटागोनल बायपिरामिडल है। पेंटागोनल बायपिरामिडल कैसे बनता है आप लोगों को पता है, पेंटागोनल बायपिरामिडल कैसे बनता है आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले बनता है आपका पेंटागन। पेंटागन कैसे बनेगा आपको पता होगा कि पेंटागन बनता है 5 से, जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटागन। और फिर एक देखिए मान लेते हैं एक सामने आया और एक अंदर गया, है ना। तो यहाँ पे एक हम लोग दिखाते हैं उसको ऐसे और ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंटागन, है ना। यहाँ पे देखिए 1 कोण 2 3 4 5 कोण बना, और यहाँ पे ये पिरामिड बनाएगा, है ना। ये मिलेगा यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ये मिलेगा सबसे, तो ये पिरामिड बन गया। तो पेंटागोनल बायपिरामिडल इसी को बोलते हैं ना। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बताइए कि ज्योमेट्री का जो एंगल होता है वो कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि इफ Na is a number of anti-bonding molecular orbital and Nb is the number of bonding molecular orbital, the molecule is stable। कहने का मतलब कि बताइए कब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से पता करते हैं ना। और आपको पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2।
अब आपको बता दें कहीं मॉलिक्यूल अस्टेबल है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। अब बताइए कि 1 से ज़्यादा हमको वैल्यू लाना है तो ऊपर में हमको वैल्यू चाहिए प्लस में, और प्लस में वैल्यू कब आएगा, जब ये ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा में कम घटाएंगे तब ना हमको ज़्यादा वैल्यू आएगा, यानी कि एन बी ज़्यादा होगा किससे, एन ए से। यहाँ पे देख सकते हैं एन बी ज़्यादा है एन ए से, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप बताइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके इन चारों में से सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा। तो छोटा बॉन्ड लेंथ के लिए हमको सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और आपको हम बॉन्ड ऑर्डर का तरीका पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, है ना। लेकिन हम आपको बता दिए थे डायरेक्ट कि इलेक्ट्रॉन पहले देख लो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन देख के डायरेक्ट बता दो बॉन्ड ऑर्डर कितना है। O2 प्लस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, O2 में होता है आपका 16 इलेक्ट्रॉन, किसमें एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 16 में 1 दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 15 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, देखिए O2 2 माइनस है यानी 16 और 2 इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास O2 माइनस है यानी इसके पास 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन है। और ये सिर्फ आपके पास देख सकते हैं O2 है यानी इसके पास जो है वो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्टार्ट होता है 15 से, 14 से स्टार्ट होता है। 14 जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और फिर बढ़ते जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर आधा घटता है, तो इसका होगा 2.5, फिर इसका होगा आपका 2, फिर इसका होगा आपका 1.5 और इसका होगा 1। अब सबसे कम जो है वो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका है, यानी कि O2 माइनस का है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए इसका जो बॉन्ड क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना आया, सिर्फ 1 आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1, यानी कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ऑप्शन नंबर ए का। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 16 नंबर क्वेश्चन कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन। तो आपको पता होगा कि मॉलिक्यूल का शेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, कहता है कि द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ओनली द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट रिलेट टू नाउन एज। उसको क्या बोलते हैं, कहने का मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ। कहने का मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ और 0th लॉ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है फॉर अन आइडियल गैस Cp एंड Cv आर रिलेटेड एज फॉलो। तो इसका फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, जहाँ पे Cp होता है हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और R होता है हमारा गैस कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द फ्री एनर्जी, जिसे गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं ना, द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन इज गिवन बाय। कहने का मतलब कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसका जो रिएक्शन होता है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसका होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 21 नंबर बोलता है द फ्री एनर्जी चेंज इन अ प्रोसेस इन स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है यानी डेल्टा जी होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव यानी डेल्टा जी इज लेस देन 0, यानी 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O इज।
H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। आपको पता है कि जब हम पूछेगा कॉन्जुगेट बेस तो हम समझेंगे जो दिया गया है वो है हमारा एसिड, यानी H2O हमारा क्या है, एक तरह से एसिड। और आपको पता है कि एसिड हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जो H+ को डोनेट करता है। अब H2O से हम लोग H+ को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ OH- बचेगा, और यही हो जाएगा हमारा क्या, कॉन्जुगेट बेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बोलता है फॉर अ रिएक्शन 3A+B, जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है 2C+D विच इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम द केस इज गिवन अस। कहने का मतलब कि एक रिएक्शन है जो 3A+B जो है और 2C+D है, जो जिस एक इक्विलिब्रियम के टर्म में नहीं है, तो बताइए कि जो Kc का वैल्यू होगा वो क्या होगा। देखिए Kc जो होता है ना, वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो ये सिंपल सा चीज़ होता है, कोई भी रिएक्शन लिखा है तो हमको निकालना है मान लो Kc, तो हम लोग ऊपर में लिखते हैं कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, और नीचे डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट है ये, तो इसका कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और इसका कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, C का कंसंट्रेशन पहले लिखेंगे। चलिए पहले लिखते हैं हम लोग C का कंसंट्रेशन, और यहाँ C के बगल में लिखा है कितना 2, तो ये चला जाता है पावर में, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे इनटू बगल में क्या है D, तो D का कंसंट्रेशन, फिर डिवाइड करेंगे किससे, रिएक्टेंट के, यानी कि लिखेंगे A का कंसंट्रेशन, और A के बगल में कितना है 3, तो पावर जाएगा 3, और फिर लिखेंगे हम लोग B का कंसंट्रेशन। 1 नंबर का ये फिक्स पूछेगा और इसका बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तुमको लगता है ऑप्शन नंबर बी में इसी तरह से लिखा हुआ है, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कहता है इन अ रिएक्शन H2 एंड Br2 2Br बना रहा है, तो बताइए कि व्हाट विल बी हैपन देयर इन अ चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर के चेंज करने पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड में जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा, या फिर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तो आप देखिए यहाँ पे हम बताएं हैं आप लोगों को, या फिर आप लोगों को पता होगा कि जो प्रेशर होता है वो उस चीज़ पर इफेक्ट डालता है जब मोल अलग अलग हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो 2 मोल है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो रिएक्टेंट है 2 मोल और हमारा प्रोडक्ट भी है 2 मोल। जब दोनों का मोल सेम होता है तो आपको पता है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस। अब बताना है कि इन चारों में से लेविस बेस कौन है। तो हम आप सबको पता होगा कि लेविस एसिड और लेविस बेस हम लोग कैसे पहचानते हैं, है ना। लेविस बेस का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया, यानी कि NH3, है ना, यही हो जाएगा हमारा क्या, लेविस बेस, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल आता है कैसे पहचानेंगे लेविस एसिड और लेविस बेस कौन सा है। तो आपको बता देते हैं कि जिस पर रहेगा लोन पेयर, देख सकते हैं NH3 पर हमारा लोन पेयर आता है ऑटोमेटिक, तो लोन पेयर आ गया फिर नेगेटिव आ गया, तब उसको हम लोग क्या नाम देंगे, लेविस बेस। ये पॉजिटिव आ गया तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, लेविस एसिड। पहचानने का ये सिंपल सा नियम होता है। और लोन पेयर होता है किस पर, नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन पर, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 26 नंबर, HCl इज एन अरहेनियस। तो आपको पता है कि HCl क्या है, एसिड है, बेस है, साल्ट है कि नन है। तो HCl हमेशा क्या होता है, एक एसिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ़ pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3, तो बोलता है कि POH क्या होगा किसी भी सब्सटेंस का। तो आपको पता है कि जो pH होता है और POH होता है ये दोनों ऐड करके आता है 14, तो pH हमारा 3 है, तो अब बता दीजिए POH कितना होगा, 14 में हम लोग घटा देंगे 3, यानी बचेगा हमारा 11, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड जो होता है वो क्या करता है। लेविस के अनुसार से एसिड क्या होता है, तो आपको पता होगा कि लेविस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। आपको हम बताए थे ये मतलब एसिड और ये यानी एक्सेप्टर। चलिए आपको पता भी होगा, बहुत सिंपल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है
वो हमेशा क्या करता है, तो हमेशा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं करना, ऑक्सीडेशन नहीं लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा रहता ऑक्सीडेशन, तब होता कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब बताइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, हमेशा ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कहलाता है, रिडक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट है एकदम, हूबहू यही आएगा आपके एग्जाम में, ये गारंटी है, यही आएगा, फिर इसी के जैसा आएगा, लेकिन इससे अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। चलिए 31 नंबर बोलता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4। कहने का मतलब कि K2MnO4 में जो Mn है यानी मैग्नीज है ना, मैग्नीज जो है Mn है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या आएगा। तो आपको पता होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको x मानते हैं, और आपको पता होगा कि जो K2 होता है यानी पोटासियम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और 2 है, तो इसका हो जाएगा 2। समझ आ रहा कुछ? फिर ऐड करेंगे, Mn को x मानेंगे, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और ये है 4 गो, तो -2 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा -8, और यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं है ना इस पर, तो हम लोग लिखते हैं 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +6 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस -6। अब देखो इसको सॉल्यूशन करने तो आता होगा ना आपको, 2 है, फिर यहाँ +x है, और यहाँ पे माइनस आपका है 8 इक्वल टू है 0। अब इसको सॉल्यूशन नहीं करने आता आप लोगों को, देखिए 2 + x लिखते हैं इक्वल टू, देखो -8 है, इधर जगह +8, फिर यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 8, ये प्लस में, इधर जाएगा माइनस में 2 जाएगा, है ना, तो 8 में गया 2, तो कितना बचा, x का वैल्यू 6, यानी जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा कितना, +6, यानी कहाँ क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे 32 नंबर, IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 CHO। सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन, इसका कैसे करेंगे नेमिंग, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। कोई दिक्कत है? चलिए, अब फिर नाम लिखेंगे, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और आपको पता होगा 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट, है ना। 4 कार्बन से क्या हो गया हमारा, ब्यूट हो गया। हर जगह है सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग लगाते हैं ANE, तो ब्यूटेन हो गया। और आपको पता होगा 1 पे है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जब रहता है तो लिखते हैं हम लोग AL, तो हम हो गया ब्यूटेन 1अल। लेकिन यहाँ पे भी वोवेल, यहाँ भी वोवेल, तो E हट जाएगा, तो हमारा होगा ब्यूटेन 1अल। तो इस तरह से कहाँ है, ब्यूटेन 1अल, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है ब्यूटेन 1अल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर है कि IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नियोपेंटेन है। आपको पता होगा कि नियोपेंटेन कहने का मतलब कि 5 कार्बन होगा और उसमें 2 ब्रांच होगा, 5 कार्बन और 2 ब्रांच। तो हम लोग लिखते हैं 1 कार्बन, लिखते हैं 2 कार्बन, फिर लिखते हैं 3 कार्बन। अब हमको 2 ब्रांच चाहिए ना, तो देखिए 4 कार्बन और यहाँ 5 कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो CH3 बनेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ बनेगा CH3, फिर यहाँ बनेगा CH3, और फिर यहाँ बनेगा CH3। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नियोपेंटेन। समझ में आ गया कुछ? अब नियोपेंटेन, अब इसका नाम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया आपका, नंबर कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3, नंबरिंग हो गया हमारा। अब देखिए 2 पर 2 मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा कि 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो बन गया प्रोपेन, यानी 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका हो जाएगा सही आंसर। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब मात्र 5-6 क्वेश्चन बचा है। चलिए देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानते हैं ना, तो इन चारों में से बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो आपको पता होगा कि इन चारों में से इलेक्ट्रोफाइल है H+, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपको तो पता ही होगा कॉन्सेप्ट कैसे पहचानते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल हम लोग पहचानते हैं जिस पर प्लस हो,
न्यूक्लियोफाइल पर हमेशा होता है माइनस, या फिर इस पर होता है लोन पेयर। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस पर माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे NH3 तो N पर हमेशा लोन पेयर होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। H2 में O आ गया, O भी हमेशा लोन पेयर होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और प्लस दिख रहा है साफ साफ, तो ये ना इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये देखिए आराम से पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल, यही ना हुआ। अब बताइए इन चारों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है जिस पर नेगेटिव है? नेगेटिव किस पर है? Cl माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए इन चारों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है जिस पर है नेगेटिव, और नेगेटिव किस पर है? OH माइनस पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल। बोलता है CH3 वो CH3 एंड CH3 CH2 OH है। बताइए कि ये क्या है? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर्स या फिर फंक्शनल आइसोमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर। क्यों? क्योंकि इसमें अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसमें अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसमें है आपका ईथर, क्योंकि R वो R है, और इसमें आपका है अल्कोहल। और जब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तो आपको पता होगा उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमर। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 38 नंबर, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। बताइए इन चारों में से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है? तो सिंपल सी बात है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो इन चारों में से है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NO2। अब सवाल आएगा कि कैसे पहचानेंगे मेटा कौन होता है, और कहीं पूछता है ऑर्थो पैरा, है ना, ये 3 पोजीशन होता है। ठीक, तो हम लोग कैसे पहचाने? तो पहचानने का हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है OH और यहाँ पे इधर डंडी है, तो देखना है हमको सेकेंड एटम। सेकेंड एटम यहाँ पे क्या है? H। अब बताइए कि H जो ऑक्सीजन के साथ है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से? तो आप बताइएगा सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि देखिए एक बॉन्ड ऑक्सीजन इधर बना है, एक बॉन्ड इधर जुड़ा रहेगा इससे। तो कहीं सेकेंड एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तब हम लोग उसको नाम देते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और कहीं सेकेंड एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग नाम देते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखिएगा NO2 डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। कैसे? देखिए यहाँ पे ये रहा N, इसके सेकेंड एटम कौन है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम लोग कैसे छापेंगे? NO2। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेगा, तो देखिए सेकेंड एटम है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर है कि ऊर्ज रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ। अब बताइए कि जो ऊर्ज रिएक्शन है नहीं क्या लिखा हुआ है कि ऊर्ज रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ। जो ऊर्ज रिएक्शन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? निकेल पैलेडिनम, जिंक के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, या फिर अल्कोहल के प्रेजेंस में? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, जिंक के, की निकेल के, या फिर अल्कोहल के। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओजोनोलाइसिस रिएक्शन गिव्स अस, यानी इन चारों में से बताइए ओजोनोलाइसिस से हमें क्या मिलता है? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, है ना। हमेशा ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में हमको मिलता है एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है, और हमारा वीडियो आखिर किस किस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहा है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताना है। और यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF हमको मिल जाए तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप वहां पे जुड़ जाइए। वहां पे हम आपको इस वीडियो का PDF देंगे, लेकिन कब देंगे? जब हमारे इस वीडियोस पर कितना हो जाएगा? 2K व्यू। जैसे ही 2K व्यू होगा हम आपको PDF देंगे। इसका ही नहीं, हर एक जितना भी हम मॉडल सेट डालेंगे उसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोस में मॉडल सेट 2 के साथ। तो वेट कीजिएगा, प्रत्येक दिन शाम को 6:30 बजे हमारा मॉडल सेट अपलोड होगा। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए इतना ही।